हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 11 जुलाई 2025 और देख लेते हैं आज हम कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। देखो, पहला आर्टिकल रहेगा कि बायोफ्यूल के बेसिस पर हम कैसे इंडिया को एक लीडरशिप पोजीशन में ला सकते हैं, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मतलब जो एयरक्राफ्ट में फ्यूल काम आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस आर्टिकल को। एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम विमेन एम्पावरमेंट को लीड करते हुए इंडिया की प्रोग्रेस इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें जो चाइल्ड मैरिज है या फिर एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है एक फीमेल की, उसको इंश्योर किया जा सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। और तीसरा, जो हमारी एजिंग पुरानी होती हुई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने से रिलेटेड आर्टिकल है, क्योंकि वडोदरा में आपको ध्यान है एक ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से 18 से 20 लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे में ये तीन आर्टिकल्स है, तीनों आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वन बाय वन। पहला आर्टिकल है हाउ इंडियाज बायोफ्यूल पोटेंशियल कॉम्प्लीमेंट इट्स लीडरशिप इन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के तौर पे 10 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें कोशिश ये है कि हम क्लीनर सस्टेनेबल एनर्जी ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ें। जिस तरीके से आज फॉसिल फ्यूल बेस्ड हमारी लाइफ रन करती है, जिसमें चाहे आप क्रूड ऑयल की बात कर लो, नेचुरल गैस की बात कर लो, तो इन चीज़ों से हम थोड़ा सा इतर जाके साइड में जाके कुछ ऐसे अल्टरनेट निकालें जहां पर कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस भी करें और ग्लोबल वार्मिंग को भी हम कंटेन कर सकें। अब देखो, इसमें एविएशन सेक्टर की जब बात आती है, ठीक है, उड़ियन सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सेक्टर के तौर पे इमर्ज होकर आ रहा है। दुनिया में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है ना, उसमें 2.5% कंट्रीब्यूट करता है आपका एविएशन सेक्टर। और ग्लोबल वार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितनी भी मानव जनित प्रक्रियाएं हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना, उसमें एविएशन सेक्टर का 4% तक कंट्रीब्यूशन है। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा इसका रोल आ गया। अब आज के समय में जितना एविएशन सेक्टर को हम यूज करते हैं, उसका अभी देखा जाए तो पोटेंशियल और भी ज्यादा है, क्योंकि बहुत कम पैसेंजर्स या कॉमर्शियल फ्लाइट्स यूज किया करते हैं, है ना। तो ऐसे में हम ट्रैवल के लिए अब धीरे धीरे एविएशन सेगमेंट की तरफ जाएंगे, तो ये एमिशंस और ये सेक्टर हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे, SAF पे, जिससे क्या होगा कि ज्यादा भी नहीं तो जितना कार्बन एमिशन होता है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और डीकार्बनाइजेशन में 60% तक अपना हिस्सा एक तरीके से इंश्योर कर पाएंगे। इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ज़्यादा भी नहीं तो 2050 तक 40 मिलियन टन तक हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि एक ग्रीन एनर्जी सोर्स रहेगा और हमारे लिए फ्यूचर को रेजिलियंट भी बनाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इंपोर्ट्स पे। तो ऐसे सिचुएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी और एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखो, एयरक्राफ्ट की सच्चाई क्या है। आज प्लेन उड़ता है ना, तो वाटर वेपर, सूट, कार्बन सूट, ठीक है, इसके अलावा सल्फर एरोसोल और नाइट्रोजन, ये कंटेंट रिलीज होता है और इनके मिक्सअप की वजह से फिर हाइट्स पे आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, कॉन्ट्रेल्स। कॉन्ट्रेल्स का मतलब ऐसे क्लाउड्स जो कि वाटर वेपर के कंडेंसेशन की वजह से वहां पर डेवलप हो जाते हैं और वो फिर बाद में आप देखोगे कि ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ावा देने का काम कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये वार्मिंग इफेक्ट को हमें कंटेन करना है, तो क्यों ना हम रूट कॉज पे जाएं, दैट इज फ्यूल। तो उसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें और मॉडिफिकेशन का प्रोसेस भी कुछ ऐसा हो कि एग्जिस्टिंग जो हमारी मशीनरी है, जैसे कि आज के टाइम पे जो प्लेन्स हम यूज कर रहे हैं, उनमें चेंज ना करना पड़े। तो इस तरीके की टेक्निक पे काम करना ही हमारा मेन टारगेट है, तभी तो बोला जा रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसके अलावा एविएशन जो है वो ग्लोबल एमिशंस में लगातार अपना कंट्रीब्यूशन और बढ़ाने वाला है। क्यों जी? आज के हालात कुछ ऐसे हैं कि करंटली दुनिया की 8 बिलियन के लगभग पॉपुलेशन है, उसमें केवल 10% लोग ही एविएशन के ऊपर रिलाय करते हैं अपने ट्रैवल के हिसाब से, जो कि आने वाले समय में लगभग डबल हो जाएगा। तब आप सोचो एमिशंस बढ़ेंगे कि नहीं। दूसरा, हायर एमिशन सेक्टर जो है वो लगातार एविएशन सेक्टर ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, इनमें तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और ग्रीनर अल्टरनेटिव्स की तरफ बढ़ती जा रही है दुनिया। लगातार इस तरीके से काम हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंटेन कर सके।
बट वहीं पर एमिशन सेक्टर में अगर हमने सही टाइम पर कदम नहीं लिए तो ये लगातार ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाला मेजर सेक्टर बना रहेगा। तो ये दो कारण है कि क्यों हमें इस पे ध्यान देना होगा। कारण एक, पॉपुलेशन जो है एविएशन ट्रैवल पे ज्यादा रिलाई करने वाली आने वाले समय में, एयर ट्रैवल ज्यादा होगा। और दूसरा, दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रीनर ऑल्टरनेट्स की तरफ बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में एविएशन सेक्टर पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो 2 पॉइंट मिल गए। इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन आता है आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो कि बायोफ्यूल ही है, बस हम एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप कर देंगे। तो ये आने वाले समय में एमिशंस को भी रिड्यूस करेगा और हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है, रेजिलियंस है, उसको भी इंश्योर कर देगा। तो ये सस्टेनेबल सोर्सेज पे डिपेंड करता है। आज हम फ्यूल जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ऐसे में क्यों ना हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करें, दैट इज ड्रॉप इन फ्यूल। इसका मतलब कि एग्जिस्टिंग जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो प्लेन्स में काम आने वाला फ्यूल है, उसमें हम धीरे धीरे बायोफ्यूल को ऐड करते चले जाएं और उसी को हम बोल देंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इससे क्या होगा कि एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी मशीनरी में ज्यादा चेंज नहीं करने की जरूरत है और कम से कम चेंजेस के साथ में हम इजीली स्विच कर पाएंगे एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर। ठीक है, आज देखो ऑयल जो है, ये जो SAF है, इसको प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है। ऑयल, फैट्स मतलब हो गया जैसे यूज कुकिंग ऑयल है, ठीक है, जिसमें हम फ्राई कर लेते हैं हमारा खाना ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे, तो उसको हम यूज़ करके इस तरीके से SAF बना सकते हैं। इसके अलावा प्लांट के सीड्स हो गए, एल्गी ऑयल हो गया, एनिमल फैट से इनका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो हमारा शहरों का कचरा होता है, उससे भी हम बना सकते हैं SAF। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री रेजिड्यू, जिसके अंदर लकड़ी हो गया, शुगर केन, जैसे गन्ने का जूस निकालने के बाद जो फाइब्रस मटेरियल बचता है उसका यूज़ कर सकते हैं। कोर्न, मक्के की कटाई के बाद में जो बचा हुआ खेत का जो रेजिडुअल है वो यूज़ हो सकता है। हस्क, स्ट्रॉ, शुगर, इसके अलावा स्टार्च, इनका यूज़ करके हम SAF बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन दिखाई पड़ता है। अब देखो, कई मेथड्स हैं SAF को प्रोड्यूस करने के, जिसमें रॉ मटेरियल के डिफरेंट इनपुट्स होंगे और उन्हीं को फिर बाद में हमें मॉडिफाई करके अल्टीमेटली डेवलप कर देना है। ये सस्टेनेबिलिटी इसलिए इंश्योर कर पाएगा क्योंकि इस तरीके की जो इनपुट्स हैं वो मोर और लेस आपको ज़्यादा परेशानी से नहीं अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ जी इंटरनेशनली कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो हमारे लिए सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट आ रहा है। हाँ, इशू जो आ सकता है वो ये कि जो मशीनरी को, जो हमें SAF प्रोड्यूस करने के लिए जो फीड स्टॉक चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहीं पर ऐसा ना हो कि पता पड़े कि लकड़ी की रिक्वायरमेंट है तो हमने जंगल काटना शुरू कर दिया। ऐसा ना हो कि जो फूड स्टफ है जिससे हम SAF प्रोड्यूस करेंगे उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आए और फूड सप्लाई चेन पे इंपैक्ट आए, बायोडाइवर्सिटी को लॉस ना देखना पड़े, तो तभी जाकर के सस्टेनेबिलिटी रह पाएगी। अदरवाइज फिर वही चीज हो गई कि एक तरफ का हिस्सा काट करके आपने दूसरी तरफ को फुलफिल कर दिया और बोल दिया सस्टेनेबिलिटी। ये नहीं होती ना सस्टेनेबिलिटी, जो चल रहा है उसमें डिसरप्शन ना हो और आने वाले लोग परेशान ना हो, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। तो उस पर हमें ध्यान देना होगा। फिर बात आता है कि कैसे हम नेट नेगेटिव एमिशन इंश्योर कर सकते हैं। मतलब ये कि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो भी हम कैप्चर कर ले। एक तो एमिशन को आप रिड्यूस कर दो, है ना, और दूसरा जो एमिशन हो चुका है उसको भी आप कैप्चर कर दो। ऐसे में इसको हम बोल देंगे नेट नेगेटिव एमिशन। तो देखो, इसके SAF के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एमिशन तो रिड्यूस होगा ही, साथ ही साथ आपको एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनके इंजन, उनके फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर ज्यादा चेंजेस आपको लाने नहीं पड़ेंगे। तीसरा, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन जब रिड्यूस होगी तो आप मान के चलो कि ज्यादा भी नहीं तो आपको 80% तक एमिशंस में रिडक्शन देखने को मिल जाएगा एज कंपेयर टू कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है यूज, उसके कंपेरिजन में 80% तक रिडक्शन आ सकता है। इसके अलावा SAF के लिए हमारे पास में और इनोवेटिव आइडियाज, जैसे कि रिन्यूएबल फ्यूल ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन, ठीक है, RFNBOs। इसकी बात करें तो आप इसमें सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से प्रोड्यूस जो भी आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी आप उसको यूज करो, फिर उसमें आप क्या करेंगे कि पावर से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए आप लिक्विड में फ्यूल तैयार करोगे, जिसको हम पावर टू लिक्विड टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं। इसमें क्या होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको कार्बन कैप्चर के साथ इंटीग्रेट करो। कार्बन कैप्चर का मतलब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करो और उसको फिर बाद में जो ग्रीन हाइड्रोजन है, राइट, ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब आप पानी को ब्रेक कर रहे हो हाइड्रोजन फ्यूल के फॉर्म में बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। उसके आधार पर अब आप ग्रीन हाइड्रोजन को
कैप्चर्ड कार्बन के साथ में रिएक्शन कराओ और अल्टीमेटली हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में एसएएफ प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं। ये एक नेगेटिव एमिशन हो जाएगा, नेट नेगेटिव एमिशन, कि एक तो आप एमिशन कम कर रहे हो या फिर ना के बराबर कर रहे हो, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग एमिशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में है, उसको भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो ये चीज करने से क्या हो जाएगा कि जो हार्मफुल गैसेज है उनकी क्वांटिटी भी एटमॉस्फेयर में कम होगी और पर्टिकुलर मैटर की क्वांटिटी है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, तो आसमान एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। इसके लिए बायोफ्यूल्स के लिए हमें तैयार करना होगा जो फीड स्टॉक है, दैट मीन्स हमें जो रिक्वायरमेंट है इनपुट की, जैसे कि हमने लकड़ी की बात की, ठीक है, सीड्स की बात की, वो हमें चाहिए। तो ऐसे में हमें एक तो वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है और एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा और एनकरेज करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक बेनिफिशियल एस्पेक्ट में डेवलप होता दिखेगा। फ्यूल सोर्सेज को जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे मैंने बताया, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी, साथ ही साथ हमारा एविएशन सेक्टर है ना, वो भी स्टेबलाइज हो पाएगा, क्योंकि फ्यूल की वेरिएशन के चलते, फ्यूल प्राइस वेरिएशन के चलते हमारे यहाँ पर टिकट की रेट है वो वेरी करती है। तो ऐसे में महंगाई बढ़ते ही आप देखते हैं पैसेंजर की पॉकेट के ऊपर सीधा असर जाता है, तो वो सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट में, तो उस पर भी हम काम कर जाएंगे, है ना। इसके अलावा नए तरीके की जॉब्स क्रिएट होंगी और सेक्टर जो है एविएशन सेक्टर वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब देखो, बेनिफिट्स के साथ में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज क्या है? नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए आपको मशीनरी तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना, वो कॉस्ट इफेक्टिव है। जिस तरीके से हम कन्वेंशनल फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यूज करते हैं, जो आपका फॉसिल फ्यूल आता है उसी को प्रोसेस करके हम निकाल देते हैं, तो ऐसे में आज के टाइम पर अगर हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन यूनिट्स लगाते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस पैसे का बर्डन अगर हम चाहें कि भाई कंज्यूमर पे ना जाए, टिकट्स महंगी ना पड़े, तो उसके लिए फिर हमें फंडिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लेवल पे करनी पड़ेगी। तो पहला चैलेंज तो है पैसा। दूसरा, पैसा मतलब फाइनेंस। दूसरा, प्रोडक्शन में आपको इसी में और चीज़ें ऐड कर दें, प्रोडक्शन, स्टोरेज, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग करनी है आपको एग्जिस्टिंग टरबाइन फ्यूल के साथ में, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों पर हमें पैसा लगाने की ज़रूरत है। फिर हमें अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ फीड स्टॉक। भाई बायोफ्यूल अगर आपको कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करना है, बायोफ्यूल मतलब SAF, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसको प्रोड्यूस करना है, तो आपको इनपुट रिक्वायर्ड जो रॉ मटेरियल है ना, वो आपको एनी टाइम प्रोड्यूस करना होगा। तो वो क्या अप टू द मार्क आज के टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं, तो उस पर काम करना होगा। साथ ही साथ फीड स्टॉक की क्या वैरायटी है, कितने टाइम के लिए वो आप स्टोर कर सकते हो, कहीं पे वो खुद खराब ना हो जाए फ्यूल जो आपने प्रोड्यूस किया है। तो एक पूरे साल की प्लानिंग इंश्योर करना, उसके लिए थोड़ा सा हमें और कहते ना कि पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे और अच्छे से काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक ये ईयर राउंड सप्लाई इंश्योर करना भी थोड़ा सा एक चैलेंज है। फिर आ जाओ एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अभी तक हमने बात जो की है वो देखा है कि हाँ जी, फ्यूल बर्निंग के बाद में एमिशंस जो होंगे वो कंट्रोल रहेंगे, बट पॉइंट इज कि फ्यूल प्रोडक्शन से रिलेटेड भी तो आपको इनपुट्स एनवायरमेंट से लेने हैं, उसका एनवायरमेंट पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा वो अपने आप में मैनेज करना अभी तक इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। एसएएफ की बात करें तो ये सस्टेनेबल है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस भी कर देगा, बट पॉइंट इज कि हमें इसको मैनेज अच्छे से करके चलना है, कहीं इसका सोशल और एनवायरमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट तो ज्यादा नहीं आ जाएगा, तो वो कैलकुलेशन करनी भी अभी बाकी है। इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया की तरफ से भी और इंटरनेशनली बहुत से एफर्ट्स ऑलरेडी हो रहे हैं, जैसे कि एसएएफ बनाने के हिसाब से कॉमर्शियल एविएशन, जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती है, उनमें लगातार पुश दिया जा रहा है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो उसके द्वारा ऑलरेडी एक कोर्सिया नाम से प्रोग्राम रन कराया जा रहा है, दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन जो ऑलरेडी एमिटेड है उसको हम मान लो कि एक सेक्टर ने एमिशन किया तो दूसरे से आप उसको रिड्यूस करा रहे हो, दैट इज कार्बन ऑफसेटिंग। दूसरा, आप कार्बन एमिट नया मत होने दो, इसके ऊपर ऑलरेडी ICAO ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और इसमें इंडिया पार्टिसिपेट भी कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा कि आने वाले समय में, समय के साथ साथ में, जो भी आप कह सकते हो कि एविएशन टरबाइन फ्यूल का जो काम हम यूज ले रहे हैं उसमें हम SAF को और ऐड करते चले जाएं, तो इसका अप्रूवल इंटरनेशनली ऑलरेडी हो चुका है। इसी लाइन के ऊपर यूरोपियन यूनियन भी रीफ्यूल EU एविएशन इनिशिएटिव रन करा रहा है, जिसमें यह है कि 2025 तक SAF की जो ब्लेंडिंग होनी है वो 2% तक करनी है, 2030 तक 6%, 2050 तक 70% तक। तो ये टारगेट्स EU लेकर के चल रहा है। फिर आ जाओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी अपनी तरफ से क्लीन स्काइज फॉर टुमारो इनिशिएटिव चला रखा है,
उसमें यह है कि 2030 तक जितना एविएशन टरबाइन फ्यूल हम यूज करते हैं उसमें 10% SAF की ब्लेंडिंग कर दी जाएगी, मिक्सिंग कर दी जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि आप देखो कि इंटरनेशनली जब इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली इंडिया की पॉलिसी मेकिंग इस तरफ काम करना स्टार्ट करती है। तो फाइनेंसिंग और पॉलिसी फ्रेमवर्क दोनों सपोर्ट कर जाएं तो चीजें फिर इंप्लीमेंट होती दिखती हैं। फिर इंडिया की बात करें, इंडिया एकदम प्रैक्टिकल और माइन्यूट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग लेके चल रहा है। मतलब ये कि हम यहां पर इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव्स हैं उनके दबाव में आके काम नहीं कर रहे हैं, कोई बाइंडिंग कंडीशन नहीं है। हम हमारी जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स हैं कि हम कितना चाहते हैं, हमारी लोगों को ध्यान रखते हुए, हमारी इकोनॉमी को ध्यान रखते हुए उसको देख के हम चल रहे हैं। तो यहां पर हमारी पोजीशन है दो गोल्स को ध्यान रखते हुए। क्या कि एक तरफ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम SAF की तरफ जाना चाहते हैं तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी क्राइसिस में ना जाए, और दूसरा कि एक तरफ हम सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं और दूसरी तरफ हम पैसेंजर डिमांड को भी देखते हुए काम करें तो ठीक है। पता पड़े कि हमने पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया और अभी भी पैसेंजर्स एयर ट्रेवल के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहते, तो इस सिचुएशन में फिर वो वेस्टेज हो जाएगा जितना भी आपका फाइनेंस लगा है डेवलपमेंट्स में। तो ऐसे में हमें इन दोनों एस्पेक्ट्स को सोच करके काम करना है और इंडिया यही सोच के काम कर रहा है। हमारी पॉलिसी मेकर्स जो है, इंडिया इंटरनेशनल इनिशिएटिव में कॉर्सिया, ठीक है, UN बॉडी के द्वारा जो स्टार्ट कर रखा है, उसका एक की प्लेयर, पार्टिसिपेंट प्लेयर है, बट यस उसकी बाउंडेशन के अंडर में नहीं है। हाँ, हम हमारे खुद के टारगेट्स खुद सोच के चल रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो G20 समिट 2023 में, आपको पता है इंडिया ने G20 होस्ट किया था, तो उस टाइम पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया था जिसमें हम बायोफ्यूल को ज्यादा यूज करें, साथ ही साथ जो एविएशन टरबाइन फ्यूल में SAF की ब्लेंडिंग है उसको भी प्रमोट करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव में अपनी तरफ से जोरों शोरों से पार्टिसिपेशन दिया था। आ जाइए फिर इंडिया की बात करें, और SAF ब्लेंडिंग का हमारा टारगेट क्या है। हम डोमेस्टिक एयरलाइंस में तो देखो 2025 तक केवल 1% पे जा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हम जा रहे हैं 2027-28 में 1 से 2%। 2030 तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 5% तक चले जाएंगे और टारगेट यह है कि 2040 तक हम 15% तक SAF ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे फॉर एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिससे कि हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा हम एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, जो खेतों में बचा हुआ जो हिस्सा होता है हार्वेस्टिंग के बाद में, उसको हम यूज करके और फिर प्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारा SAF। इससे क्या होगा कि हमारे पास में खेती, देखो हम एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड इकोनॉमी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास में सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस उसको स्ट्रीमलाइन प्रॉपर्ली करना है। चैलेंज अगेन वही है, कॉस्टिंग वाला, सप्लाई चेन इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो इन पे हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा इन इश्यूज को एड्रेस करने का तरीका क्या हो सकता है। देखो, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाएं, भाई सीधी बात है, एयरलाइंस हो गए या जो भी प्राइवेट सेक्टर आगे आना चाहता है उनको बेनिफिट दिया जाए कि भाई आप इस SAF वाला सेगमेंट में काम करते हो तो आपको टैक्स में रिलीफ दे दी जाएगी, तो वो अपने आप एनकरेज फील करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सकता है। और अगर देखे जाए तो नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो SAF हमारे लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, जहां पर हम जो एग्जिस्टिंग फ्यूल है एविएशन के लिए उसमें थोड़ा मिक्स करें तो एमिशंस रिड्यूस होंगे, और विद द टाइम डीकार्बनाइजेशन टेक्निक्स पर भी हम काम करें कि जो ऑलरेडी हो चुका है कार्बन एमिशन उसको हम कैप्चर कर सकें। तो दोनों तरीके से हमें काम करने की जरूरत है। आज हम कॉर्सिया, रिफ्यूल EU जैसे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तो जब वो लोग भी इस तरीके से काम कर सकते हैं तो हम भी हमारे लेवल पे कर ही सकते हैं। और इंडिया के सामने भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने खुद के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन पर हमारी जो एक वल्नरेबिलिटी रहती है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, खतरा हमें रहता है प्राइसेस का, तो कम से कम उस पर हम रिलाई कम करें। दूसरा, ग्लोबल एफर्ट्स में इंडिया अपनी बात रखे कि देखो हमने कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये काम किया है, ये रियलिटी है, सच्चाई है, ये हमारी ज़मीनी हकीकत है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान दे करके नेशनल प्रायोरिटीज़ को सेटल करना होगा और काम करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एडिंग इंडियाज प्रोग्रेस विद चॉइस, कंट्रोल एंड कैपिटल, GS पेपर 1 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें पॉपुलेशन का एस्पेक्ट है। आज आपको पता है 11 जुलाई है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल है। तो पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे हम वुमेन को एक बॉडीली ऑटोनॉमी दे सके, सोशली, इकोनॉमिकली और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोग्रेस कर सके, और साथ ही साथ उनकी ऑटोनॉमी का कितना बेनिफिट इकोनॉमिकली हम अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखेंगे। सो द पॉइंट इज, दुनिया 8 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुकी है, पर हमें थोड़ा सा माइक्रो वल्नरेबल ग्रुप्स पर देखना होगा। मतलब वो पॉपुलेशन जो कि अभी भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस की वजह से क्राइसिस का सामना करती रहती है।
वैसे तो 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एक तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था। उसमें यह था कि हर एक इंडिविजुअल को पूरा अधिकार दिया जाए कि वो अपनी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड चॉइसेस जो हैं वो बहुत सोच समझ करके लिए, मतलब अवेयरनेस फैलाई जाए। दूसरी, कहीं पर भी उन पे दबाव ना बने। तीसरा, कहीं पर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना ही उनके साथ में कोई वायलेंस के इवेंट हो। कहने का मतलब ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के हिसाब से ये अपने आप में इंडिविजुअल को अपनी खुद की चॉइस मेकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए पुश करने वाली कॉन्फ्रेंस थी, 1994 में हुई थी। अब ये साल जो है, इसी साल को यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो आज का दिन है उसकी थीम डिसाइड की गई है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। कि भाई सीधी बात है, बच्चे कब पैदा करने हैं, कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस उम्र में शादी होनी चाहिए, किस उम्र में बच्चे पैदा करने हैं, इन चीजों का डिसीजन जो भी कपल है, जो भी यंग इंडिविजुअल्स हैं, वो इन्फॉर्म्ड मैनर में ले, कहीं पे दबाव में वो आके काम ना करे। तो ऐसे में आईसीडीपी की अगर बात की जाए, जो कॉन्फ्रेंस थी 94 की, उसमें यूथ पे फोकस किया गया। उनको ये कहा, उसमें ये टारगेट था कि इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड और सर्विस, मतलब एक अधिकार मिलना चाहिए एक इंडिविजुअल के पास में कि उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। भाई सीधी बात है, कोई इंडिविजुअल अगर रेगुलर टाइमली स्कूल को अगर अटेंड करता है तो उसको पता है कि रिप्रोडक्टिव एज क्या होती है, किस टाइम पर रिप्रोडक्शन हेल्दी होता है। एडोलसेंट के टाइम पर अगर बच्चे, टीन एज के टाइम पे बच्चे अगर कंसीव कर रहे हैं, प्रेग्नेंट हो रही हैं लड़कियां, तो उस सिचुएशन में उसका कितना कॉन्सिक्वेंस आता है लॉन्ग टर्म में, तो वो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन दी जाए, सर्विसेज टाइमली दी जाए कि हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो, साथ ही साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट्स की तरफ से एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेन सेंटर में कौन रहा? यूथ, क्योंकि यूथ ही डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसमें 371 मिलियन यूथ हैं जिनकी एज है 15 से 29 साल की, और ये इंडिया को सबसे यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड बना देता है। ठीक है, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अगर देखें, यंगेस्ट का मतलब यूथ पॉपुलेशन जहां पर सबसे ज्यादा है, 371 मिलियन, ये डेटा कम का है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास में ये यंग पॉपुलेशन को रिसोर्स के हिसाब से देखें तो इसको केवल हार्नेस करने की जरूरत है। क्या किया जाए? उनको एजुकेशन दी जाए, स्किल सेट दिया जाए, उनको हेल्थ फैसिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी दी जाए, न्यूट्रिशन इंश्योर किया जाए, न्यूट्रिशनल वैल्यूज उनके मेंटेन हो, बॉडीज जैसे मेंटेन हो, फैमिली प्लानिंग में वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो ये एक पावरफुल ड्राइवर हो सकता है हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए। अब देखो, यहां पर हमें देखना है कि यूथ के पोटेंशियल को अगर हमने एक्सप्लोर किया, जैसे कि हमने लगभग 37 करोड़ यंगस्टर्स की बात की 15 से 29 साल की, जिसमें जिस उम्र में शादियां होने का टेंडेंसी देखने को मिलती है, जिस उम्र में आप इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं, जिस उम्र में आपने करियर ओरिएंटेशन पे काम करने की स्टार्ट कर देते हैं, तो वो टाइम है जहां पर बहुत सारी चीजें उलझी हुई रहती हैं, बट बैलेंस वहां पर बनाने की जरूरत है। अगर वो बैलेंस बन गया तो मान के चलो हमारे देश में 2030 तक $1 ट्रिलियन का एडिशनल जीडीपी और क्रिएट हो जाएगा। यह बात वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग की तरफ से भी क्लियर की हुई है कि हमें एक तो बेरोजगारी कम करनी है और दूसरा सोशल आउटकम्स को हमें इंप्रूव करना है। दैट मीन सोशल आउटकम का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरपर्सनल स्किल्स हो, कैसे आप चीजों को मैनेज कर सकते हो इमोशनली एंड मटीरियली। दूसरा, सोशल कॉम्पिटेंस, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, टीम वर्क कैसे करते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो सिचुएशन को देखते हुए, वो सारी चीजों पर हमें काम करना होगा। अब देखो, इंडिया की बात करें तो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम चलाई, हमने नेशनल अडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम चलाया, हमने चाइल्ड मैरिज और अडोलसेंट फर्टिलिटी रेट इनको रिड्यूस करने पे काम किया। तो इसका आउटकम हमें देखने को मिल रहा है, बट देयर इज स्टिल टू डू मोर, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे कि हमें रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पर काम करना होगा। आज भी बच्चे पैदा करने से रिलेटेड जो डिसीजन है वो एक इंडिविजुअल, जो लेडी है जो प्रेग्नेंट होने वाली है या हो रही है, उसके डिसीजन की बजाय ज्यादातर प्रेशर में आके कर रहे हैं। सोशल कल्चरल बैरियर्स हैं जिसके चलते एक इंडिविजुअल को अपना अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम आती है, उस पर टैकल करना होगा। जेंडर इनइक्वालिटी को हमें टैकल करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पोटेंशियल, अगर हम जो एक देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन ठीक है, अच्छा खासा लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन हम लेके चल रहे हैं, तो उसको हमें हार्नेस करना है। तो सीधी बात है, हमें काम करना होगा ग्राउंड रियलिटीज पे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज।
2006 के कंपैरिजन में आज के समय में ज्यादा भी नहीं तो 50% तक चाइल्ड मैरिजेस में रिडक्शन आया है, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन अभी भी शादियों में 23.3% शादियां चाइल्ड मैरिज है, मतलब बच्चे समझ भी नहीं पा रहे हैं, ना उनकी बॉडी डेवलप हो पा रही है। तो ये बात कही है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, जो कि 2019 से 21 के बीच में हुआ था, उसके आधार पर। इसके अलावा टीनेज चाइल्ड बियरिंग की बात करें, मतलब अभी आप टीन एज में ही चल रहे हो, 19 ईयर से कम है, 18, 16, 15, और आप बच्चा कंसीव कर रहे हो, तो ये 15 से 19 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी बात करें तो वो नेशनली तो 7% पे आ गया है। मतलब ये कि 100 में से केवल 7 लड़कियां ही ऐसी हैं प्रेग्नेंट जो हो रही हैं, जो मोर और लेस 15 से 19 साल के बीच में आ रही है। ये तो एवरेज नेशनल है, बट वहीं पर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये 7 की जगह 14% है। तो आप सोचो ये रीजनल डिस्पैरिटी को शो करता है कि नहीं। कैसे अलग अलग रीजन्स में कहीं पर तो बहुत हद तक अवेयरनेस है, एक तरीके फिजिकल ऑटोनॉमी इंडिविजुअल्स को दी जा रही है, बट वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर अभी भी चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट है, वहां पर टीनेज चाइल्ड बियरिंग जो है, मतलब प्रेग्नेंट होना 15 से 19 साल की उम्र में, वो अभी भी प्रिवेल कर रहा है। तो उन चीजों पर हमें अभी और काम करने की जरूरत है। अब देखो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से रिलीज की गई है, और इसमें यह कहा है कि एक तो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी और एक फर्टिलिटी एस्पिरेशन, इन दोनों के अंदर मोर और लेस महिलाएं बहुत पीछे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि एक तो कि कब बच्चा पैदा करना है, किस एज में करना है, क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, तब वो डिसीजन मेकिंग में अभी भी ऑटोनॉमी नहीं मिल रही है महिलाओं को। दूसरा फर्टिलिटी एस्पिरेशन, कितने बच्चे हमारे होने चाहिए, कितनी उम्र में कितना गैप होना चाहिए बच्चों के बीच में, वो सारी चीजें अभी भी मोर और लेस लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। इंडियन एडल्ट्स की बात करें तो उनमें 36% तो ऐसे एडल्ट्स हैं जो कि अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को फेस कर रहे हैं, मतलब अनचाही गर्भधारण हो रही है, जो कि फिर बाद में एक इंडिविजुअल को ट्रॉमा देती है साइकोलॉजिकली भी। दूसरा 30% के लगभग इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो यंग हैं, उनकी बात कर रहे हैं, एडल्ट्स है ना, उनमें अनमेट रिप्रोडक्टिव गोल्स हैं उनके, मतलब कि वो कब चाहते हैं बच्चा, किस एज में चाहते हैं, वो चीजें और कितनी संख्या में चाहते हैं, वो चीजें भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बस वो हो रहे हैं लाइन से। इस चक्कर से इन दोनों का कैटेगराइजेशन हो गया। अब आ जाओ 23% एडल्ट्स ऐसे हैं जो कि इस तरीके की दोनों प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, एक तो उनके अनचाही प्रेगनेंसीज हो रही हैं और ना ही फिर वो फैमिली प्लानिंग प्रॉपर्ली कर पा रहे हैं। तो ये सिनेरियो शो करता है कि देखो हमें जिस यंग एनर्जी को हार्नेस करना है, यूटिलाइज करना है, उनको हमें ग्राउंड रूट्स पे जाकर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीप्रॉन स्ट्रेटेजी चाहिए इसके सॉल्यूशन के तौर पे। फिर एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भधारण से बचाव के तरीके, न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रॉपर दी जाए, ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया जाए, कम्युनिटी एम्पावरमेंट होना चाहिए, तब जाकर के चीजें सही हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि सिम्टम्स पे ना जाते हुए हमें देखना होगा कि रूट कॉज क्या है, और वो रूट कॉज यही पॉइंटर्स हैं। इसके लिए कई इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल जितना ज्यादा सेकेंडरी एजुकेशन में लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, मान लो सेकेंडरी एजुकेशन 9th और 10th, ये एक साल अगर पढ़ाई कर ली ना, तो मान के चलो कि 6% तक चाइल्ड मैरिज के केसेस रिड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब पढ़ाई एक अच्छा टूल है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से एम्पावरमेंट आता है, तो डिसीजन मेकिंग में अपनी बात रखी जा सकती है। दूसरा कि आप पढ़ रहे हो तो उस केस में आपको स्कूल की तरफ से भी इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो उस केस में फिर घर वाले भी प्रेशर नहीं डालते कि जल्दी से शादी करनी है, विदा करना है, समथिंग। तो ऐसे में प्रोजेक्ट उड़ान, जो कि आईपीई ग्लोबल और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर रन कराया 2017 से 22 में कुछ रीजन्स में, वहां पर इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया गया 360 अप्रोच लेकर के। और उसका नतीजा क्या हुआ आप देखो। इसमें चैलेंजेस कौन कौन से थे। एक तो चाइल्ड मैरिज का केस था, उसको टैकल किया। एक टीन एज के अंदर जो प्रेगनेंसीज हो रही थी उनको टैकल करने का काम किया गया। इससे क्या हुआ कि लड़कियों को जब सेकेंडरी एजुकेशन 9वीं 10वीं तक की पढ़ाई दी गई ना, तो उससे यह बेनिफिट हुआ कि वो फिर शादी भी डिलेड हुई और फिर प्रेगनेंसी का भी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर ले पाए, क्योंकि उनको अवेयरनेस दे दी गई एजुकेशन के थ्रू। तो कितना बेनिफिट हो जाता है। ये एकदम छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जानते भी होंगे, बट सच बात यह है कि इनको हम कैसे समझें, आंसर राइटिंग में कैसे उतारें। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नॉलेज देना, है ना, अवेयरनेस देना, स्कॉलरशिप स्कीम्स के बेसिस पर कि भाई बेटी जो है वो माँ बाप के कंधों पे वजन नहीं है,
ये चीजें रियलाइज करवाई गई इन प्रोग्राम्स के थ्रू। नतीजा 30,000 के लगभग चाइल्ड मैरिजेज रोकी गई, 15,000 के लगभग टीनेज प्रेगनेंसीज को रोका गया। ये होता है जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आओ एक और प्रोग्राम, अद्विका प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का चलाया हुआ है, यूनिसेफ और ये जो यूएन पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करते हुए 2019-20 में प्रोग्राम रन कराया गया। इसमें क्या किया गया? स्टेट की मशीनरी को एम्पावर किया गया, अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाई गई, चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज को ज्यादा एम्फेसाइज दिया गया, जोर दिया गया, एडोलसेंट इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया गया थ्रू एजुकेशन, फिर उनके स्किल डेवलपमेंट भी किया गया और लीडरशिप ट्रेनिंग भी दी गई कि जॉब भी आप करना चाहो या खुद का भी कोई छोटा मोटा धंधा या काम स्टार्ट करना चाहो तो आपको कैसे कैसे काम करना होगा। नतीजा कि चाइल्ड मैरिज फ्री विलेजेस, इनकी संख्या 11,000। अब आप सोचो, उड़ीसा में 11,000 गांवों को जो बाल विवाह होता है उससे मुक्त करवा दिया गया। 950 चाइल्ड मैरिजेस को तो इमीडिएटली स्टॉप कराया गया कि रोको आप इस काम को। ठीक है, तो ये अद्विका प्रोग्राम के अचीवमेंट्स हैं। फिर आ जाओ आप, इस तरीके के चाइल्ड मैरिज और अर्ली प्रेगनेंसीज के को टैकल करने में आप सफल हो जाते हो तो यहीं से शुरुआत होती है असली एम्पावरमेंट की। यहां पर आप एक लड़की को उसके खुद के डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हो, उसको अपने करियर को डेवलप करने में स्किल सेट दे रहे हो, एजुकेट कर रहे हो और साथ ही साथ आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करो जिससे कि वो अगर इकोनॉमिकली एक्सप्लोर करे तो वो और उनके लिए ईजी हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहे हो, वहीं तक काम नहीं होगा, आपको वहां पर फैसिलिटीज भी डेवलप करनी होगी जिससे कि वो एम्पावर्ड इंडिविजुअल अपनी एम्पावरमेंट को और ज्यादा मुखर तौर पे बढ़ा सके। ठीक है, शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव फ्रीडम होनी चाहिए, ये सारी चीजें इंश्योर करना जरूरी हो जाता है और यही फिर बाद में एक इंडिविजुअल को मीनिंगफुल लाइफ की तरफ भी लेके जाता है। एक इंडिविजुअल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती है। इससे वुमेन रिसोर्स हमारा इंप्रूव होगा, नतीजतन सोसाइटी में उनका से बढ़ेगा, सोसाइटी में उनको एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिलेगा, है ना, और साथ ही साथ उनकी ऑटोनॉमी भी राइज होगी और ओवरऑल फिर इकोनॉमी पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल लेबर फोर्स हमारे यहाँ पर बहुत कम है तो वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा। आईपी ग्लोबल ने तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलके 6 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस पे काम किया है और इस एक और प्रोजेक्ट रन हुआ राजस्थान में, दैट इज प्रोजेक्ट मंजिल। इसमें ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन अप्रोच तैयार की गई, इसमें विमेन के एस्पिरेशंस को रिकॉग्नाइज करते हुए कि भाई आप क्या करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको स्किल ट्रेनिंग दी गई और फिर उसके बाद में जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर के और उन लोगों के ऊपर जो प्रेशर था शादी का और बच्चे पैदा करने का उसको डाइल्यूट किया गया। साथ ही साथ जो वर्क प्लेसेस थी उनको जेंडर फ्रेंडली भी बनाया गया। इन प्रोग्राम से क्या हुआ, आप लगातार सोसाइटी में जो एक हार्मफुल ट्रेंड बना हुआ है उसको टैकल कर पाए, आप लगातार कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज डेवलप करके चलो जिससे कि महिलाओं के प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर सको। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि महिलाएं अगर जॉब करने के लिए निकल भी जाती हैं तो उनके लिए चैलेंजेस क्या आते हैं, फैमिली की केयर करना, साथ ही साथ सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि जो ऑफिशियल रिजिडिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है शेड्यूल में और उनमें क्रैच फैसिलिटी ना होना, ये भी कहीं ना कहीं उनको रोकती है। तो आगे की फिर आगे सोचने की भी जरूरत है। ठीक है, और जब इस तरीके के काम अच्छे से होते हैं, ठीक है, टाइमली डिसीजन मेकिंग और सोच समझ करके फैमिली प्लानिंग हो तो फैमिलीज भी प्रॉस्पर होती जाती हैं और कम्युनिटीज ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे 28,000 यंग वुमेन जिनकी उम्र 18 से 21 की थी, उनको जब कंप्लीट स्किल ट्रेनिंग दे दी गई गवर्नमेंट के ट्रेनिंग सेंटर्स पे, तो आप देखो कि उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादा मारामारी नहीं करनी पड़ी और उनको जॉब मिली। और उनमें से 16,000 तो ऐसी थी जिनके घर में से कोई भी महिला पहले जॉब के लिए नहीं गई थी और वो जॉब के लिए गई। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है देश को प्रोग्रेस करवाने के हिसाब से। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली की, इंडिविजुअल की, और साथ ही साथ में एक इंडिविजुअल के पास में जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो वो नेगोशिएट भी कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ कि भाई मेरी शादी थोड़ी डिलेड करो, ठीक है, जिससे कि मैं और अच्छे से सोच समझ करके, मैं वही बात है सारी चीज़ आती है फिर डिसीजन मेकिंग में आगे भी हेल्प होती है कि हाँ जी हम क्या कर सकते हैं, जो आने वाले बच्चे हैं उनको कहाँ एजुकेशन दिलानी है, कैसी एजुकेशन दिलानी है, वो चीज़ें फिर विद द टाइम आती है। और वहीं पर एजुकेशन की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो कि ट्रेडिशनली हम देखते आए हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देखें तो राइट बेस्ड और मल्टी सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब किया गया है तो उससे बेनिफिट क्या हुआ है आप खुद देख सकते हो।
कॉन्ट्रासेप्शन की फैसिलिटीज़ आप अच्छे से अवेलेबल करा दो, सेफ अबॉर्जन फैसिलिटी अवेलेबल करा दो, इनफर्टिलिटी केयर जो है वो दे दीजिए, मैटरनल हेल्थ वो दे दीजिए, तो इससे ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस करेगी सोसाइटी, है ना। एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन हो गया, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, इसमें भी आप ये एक तरीके से वो मानो कि आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, या फिर जो एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो काम किया जा सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के आधार पर, तो वो चीज़ें फिर आपको ग्राउंड पे चेंजेस देती मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के उड़ान हो, अद्विका हो या फिर मंजिल हो, ऐसे प्रोग्राम्स ने जो आउटकम हमें दिए हैं ना, वो वाकई में काबिल तारीफ और एनकरेजिंग है। तो ऐसे में क्यों ना हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए इन चीज़ों को अप्लाई और ब्रॉडर मैनर में करें, जिससे कि हमें प्रोग्रेस में और ज़्यादा एक्सेलरेशन मिले। ठीक है, यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने भी ये बात कही है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे कि देखो, हमें यंग पॉपुलेशन को हमेशा एम्पावर करके चलने की ज़रूरत है, उनको रेजिलिएंट बनाना ज़रूरी है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यंग पॉपुलेशन ही आपकी एक्चुअल में इकोनॉमी या कोई भी एक्टिविटी हो उसमें एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, वही प्रोड्यूसर हैं। बाकी एल्डर पॉपुलेशन की बात करें वो डिपेंडेंट है, यंगर पॉपुलेशन किड्स हैं वो भी डिपेंडेंट है। तो एक्चुअल में यंग पॉपुलेशन मेन हो गया ना, तो उनके पास में इन्फॉर्म्ड डिसीजन का पूरा अधिकार होना चाहिए, फिर चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो या जिंदगी से रिलेटेड हो। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस को हम पहले तो उनको समझाएं, अवेयर करें, फिर उन एस्पिरेशंस को मीट आउट करने के लिए एफर्ट डालें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिज टू फार ऑन द ब्रिज कॉलेप्स। सीधी बात है, ब्रिज कॉलेप्स से रिलेटेड अभी रिसेंटली आपको पता है कि वडोदरा में इस तरीके के इंसिडेंट को देखा गया था। 9 जुलाई 2025, 40 साल पुराना ब्रिज वडोदरा गुजरात में कॉलेप्स कर जाता है महिसागर रिवर पे। 18 लोग तो कंफर्म्ड है जिनकी डेथ हो गई। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने वहां पर कह तो दिया है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और जिन लोगों ने भी नेग्लिजेंसी यहां पर बढ़ती है, जो लोकल अथॉरिटी उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। जून 15, 2025 एक आयरन पेडेस्ट्रियन ब्रिज, वो फुटपाथ वाला ब्रिज है, वो कॉलेप्स कर जाता है इंद्रायणी रिवर पुणे में। उसकी वजह से 4 जनों की डेथ हुई, वो भी किसकी वजह से? ओवरलोड की वजह से। ध्यान दे लेना, एक तो पुराना हो गया और एक ओवरलोड हो गया। तीसरा, मई की बात करें तो कंक्रीट स्लैब जो था वो गिरता है, एक क्रेन कंस्ट्रक्शन साइट पे क्रेन कंक्रीट स्लैब पे आके गिरती है और वो सारी कंस्ट्रक्शन साइट के बहुत बड़े ब्रिज के हिस्से को नीचे गिरा देती है। ये इंसिडेंट हुआ था कथाजोड़ी रिवर कटक में, उसकी वजह से 3 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। सिमिलरली 2024 में घटकोपार वहां पर एक होर्डिंग कॉलेप्स कर जाती है, 17 जनों की डेथ हो जाती है मुंबई में। देखे जाओ आप क्या क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लापरवाही होगी, यहां पर एक जो होर्डिंग है, हैवी होर्डिंग पब्लिक प्लेस पे, वो जिंदगी ले गया। इसी तरीके के मोर एक्सीडेंट हमारे पास में है, जहां पर एक तो गर्डर जो होती है ना, ये रेलवे ट्रैक से बनी हुई, ट्रैक टाइप बनी हुई थी, वो आयरन रॉड बड़ी सारी, उसके कॉलेप्स करने की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज कॉलेप्स करता है, 26 वर्कर्स ऑन द स्पॉट मारे गए। रूफटॉप बिलबोर्ड जो था उसके कॉलेप्स करने की वजह से लखनऊ में 2 महिलाओं की डेथ हो गई। पिलर टूटने की वजह से एक मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे बेंगलुरु में एक मां और एक छोटा बच्चा, उसकी डेथ हो गई। तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं, हो क्या रहा है देश में? आ जाइए फिर, मोरबी सस्पेंशन ब्रिज, ये मच्छू रिवर है वहां पे गुजरात में, वहां पर कॉलेप्स कर जाता है, तो उसकी वजह से 140 से ज्यादा लोगों की डेथ होगी। अब सोचो 2022 में। फिर आ जाओ, हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स इस तरीके से हम देखते हैं। सवाल यह है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं पर ब्रिज कॉलेप्स हो रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट कॉलेप्स हो रही है, और अभी गुड़गांव में आपने देखा होगा, अभी फ्रंट पेज पे न्यूज थी आज कि किस तरीके से वहां पर ब्रिजेस एकदम टूट गए और जो साधन चल रहे थे ट्रक के ट्रक एकदम खाई में जाके गिर गए। इस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैनेज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जिंदगियां लगातार कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इसके पीछे हमें क्या कारण लग रहा है? एक तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, समय पे टेस्ट नहीं किया जा रहा, ना उनको प्रॉपर्ली रिपेयर किया जा रहा। ज्यादातर तो कहां पे, जो शहरों के बाहर वाला, शहर के अंदर की तरफ तो चलो ठीक है, दिखता है सबको मैनेज होने में, पर बाहर जो पेरीफेरी होती है, अर्बन एरियाज, वहां पर ये इस तरीके के डेवलपमेंट्स पे काम अच्छे से नहीं हो रहा। डेवलपमेंट के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हो गया पर मेंटेन नहीं किया जा रहा। फिर चाहे ब्रिज हो, रोड हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह पे इस तरीके से हमें केसेस देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो भी डिपार्टमेंट्स है ना, उनको यहां पर थोड़ा अटेंशन देनी होगी। उनमें स्टाफ की कमी है तो प्लीज उनमें स्टाफ बढ़ाइए।
फंडिंग कम जा रही है जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे तो मेंटेनेंस रखा जाए, करप्शन ज्यादा हो रहा है तो उस करप्शन को टैकल किया जाए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से कई सौ लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। समय पर इन्वेस्टिगेशन होता है। मान लो यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ, ये बड़ौदा वाला, तो यहां पर इन्वेस्टिगेशन आपने करा दिया, तो केवल एक केस पे क्यों करा रहे हो भाई? इस तरीके के जितने भी ब्रिजेस हैं पूरे देश के अंदर, सरकारी संस्थाओं को अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के देखना होगा कि कहां कहां पर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है, कितने ब्रिज पुराने हो गए हैं, कितना उनका लोड बियरिंग कैपेसिटी है, तो अकॉर्डिंगली उसको रेगुलेट किया जाए। ओवरलोड की वजह से क्यों प्रॉब्लम हो रही है ये, ठीक है? तो ऑडिट जो भी हो उसको केवल रेस्ट्रिक्टेड मैनर में नहीं, इस तरीके की ऑडिट्स को आप पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करो। एक एक्सीडेंट कम से कम आंखें तो खोलो खुद की। इसके अलावा हमारे पास में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, या अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन हमारे चल रहा है। तो इनमें हम नई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ओ भैया एग्जिस्टिंग है उनको मेंटेन करने पे भी काम कर लो, और ज्यादा भी नहीं तो जहां जहां पर भी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है वहां पर आप अर्बन एसेट्स को आइडेंटिफाई करो और उनकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करो कि 1 साल 2 साल या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, उनकी ऑडिटिंग होगी और उनकी मेंटेनेंस के लिए काम किया जाएगा। और अगर बिल्कुल ही आउटडेटेड है तो डिमोलिश करके खत्म करो, जिससे कि जनता उसको यूज ना करे। पहला पॉइंट। दूसरा, एक बेस ऑडिट फ्रेमवर्क होना चाहिए, बेस लाइन ऑडिट फ्रेमवर्क, कि हाँ भाई ये कम से कम ये पॉइंटर्स हैं, ये अगर जस्टिफाई कर रहा है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुराना जो है, तब तो उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज उसको डिमोलिश करो। सीधी सी बात है। तीसरा या फाइनल, कि एक जो इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी के द्वारा, तो ये ऑडिट मैंडेटरी होनी चाहिए। एक तो क्या है, ऑडिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रॉपर फीडबैक, प्रॉपर सर्वे होता है उसके आधार पर, और सर्वे के आधार पर ही आप फिर वहां पर प्रॉपरली जो भी इश्यूज हैं उनको टैकल कर पाते हो। तो समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे इन पे काम करें और जो भी रिपोर्ट्स आए उनको पब्लिक करें, जिससे कि लोग भी समझें और लोग फिर अपने जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस होते हैं उन पे भी दबाव बना सके कि भाई साहब यहां पर इसको मैनेज करो, इतनी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को। तो वो अकाउंटेबिलिटी भी तभी फिक्स हो पाएगी। तो ये सिनेरियो है भाई। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हमारे पास 3 आर्टिकल्स थे, तीनों यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।